हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हमारे इस एक्सरसाइज का। ओके, एंड दिस इज सेकंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ योर थर्ड चैप्टर। क्या दिया है देख लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हीरो इंटरप्राइजेस। ओके, और आपको जब जर्नलाइज बोल दिया है तब आपने एक काम जरूर कर देना, इन द बुक्स ऑफ हीरो इंटरप्राइजेस ऐसा लिख दो, इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस, और नीचे लिख देना जर्नल बुक। नीचे लिख देना जर्नल बुक। और अब इसका एक फॉर्मेट आप लोग प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जर्नल का आप लोग बना लेना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का जर्नल बुक का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब एक एक करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले दिया है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश एट बैंक 80,000, सन्डे डेटर 20, रहीम 30, स्टॉक 55, बिल्डिंग 1,50,000। ओके, और नीचे दिया है क्रेडिट बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ये सिर्फ बैलेंस दिया है, मैं यहाँ पे करेक्शन कराना चाहूंगा, ये है सारे डेबिट बैलेंसेस। ओके, और नीचे दिए है क्रेडिट बैलेंसेस। मैंने आपको तब बताया था बच्चों, जब आपको ऐसे डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दिए जाए तो आपने कुछ नहीं करना, जो जो आइटम डेबिट बैलेंस में दिए गए हैं इनको कर दो डेबिट, और जिन जिन को क्रेडिट बैलेंस बोल के दिया गया है उनको कर देना क्रेडिट। और जो भी आपका डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आप लोग काय में एडजस्ट कर दोगे, कैपिटल के अंदर एडजस्ट कर देते हो। ओके, और मैंने आपको इस एंट्री का नाम भी बताया था, तो इस एंट्री का नाम होता है ओपनिंग एंट्री। ओके, तो चलो ये एंट्री हम लोग सबसे पहले पास कर देते हैं। अब ये आपको समझना चाहिए, ये सारा 2019 का खेल है और अप्रैल मंथ की ये सारी एंट्रीज है, और 1 अप्रैल का आपका ट्रांजैक्शन ये रहा। ओके, तो जो जो भी डेबिट बैलेंसेस है उन्हें उठा के डेबिट में डालो, जैसे कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, और ये कितना होगा 80,000 से ये हो जाएगा डेबिट। उसके बाद में डेटर्स में राम दिख रहा है 20,000, तो आप क्या करोगे, सन्ड्री डेटर्स, और यहां पे लिख देना राम अकाउंट डेबिट, और ये कितने से होगा 20,000 से ये हो जाएगा डेबिट। फिर इसके बाद यहां पर रहीम भी दिख रहा है, उसको भी कर देना 30,000 से डेबिट, तो सन्ड्री डेटर ही है ये भी, सन्ड्री डेटर, लेकिन उसका नाम क्या है बताना, रहीम अकाउंट डेबिट, या फिर आप सीधे सीधे राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, और ये कितना है बताना, 30,000 है। ओके, तो आप अल्टरनेटिवली यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट और रहीम अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉक है 55,000 का, तो आप इसे भी डेबिट कर देना, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 55,000। ओके, फिर उसके बाद बिल्डिंग है 1,50,000 की, तो आप इसे भी उठा के कर देना डेबिट। ओके, बिल्डिंग अकाउंट इसे भी कर दो डेबिट, और ये बिल्डिंग है कितने की बताना, 1,50,000 की। ओके, तो इसे उठा के हम लोगों ने कर दिया डेबिट। अब इतना होने के बाद यहाँ पे आपको दे रखे हैं सारे क्रेडिट बैलेंसेस, और इन क्रेडिट बैलेंसेस में सबसे पहला है स्वप्ना 20,000, रोहित 30,000 और बैंक लोन 50,000 का। तो 2 कर दोगे आप लोग, 2
सन्ड्री क्रेडिटर्स और ब्रैकेट में लिख देना आप लोग स्वप्ना अकाउंट, ओके। या फिर आप अकेले स्वप्ना को भी लिख सकते हो। और कितना आएगा, इसे 20,000 से क्रेडिट आएगा। उसके बाद रोहित अकाउंट को क्रेडिट होगा 30 से, बट आप टू सन्ड्री क्रेडिटर्स और ब्रैकेट में रोहित लिख सकते हो अकाउंट, ओके। और ये आएगा कितने से बच्चों, तो 30,000 से हो जाएगा। तो यहां पर हमने डाला है कितना, 30,000 भी। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर स्वप्ना आ गया और रोहित आ गया। 20 और 30 से हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, उठा के क्रेडिट कर दिया है, ओके। और इतना होने के बाद यहां पर बैंक लोन है आपका 50,000 का, तो इसे यहां पर लिख देना टू बैंक लोन अकाउंट। और ये कितना आएगा बोलो, 50,000 का बैंक लोन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी पूरी एंट्री। बट हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ओके, हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एक बात देख लोगे तो भाई डेबिट कितना गिर रहा है, 80 and 20 1 लाख, फिर 1,30,000 और फिर ये 150 ऐड कर दोगे तो वो होता है 2,80,000, ओके। ये आ जाएगा 2,80,000 और उसमें जब आप 55 ऐड कर दोगे, ओके, 2,80,000 में 55 ऐड कर दोगे तो वो होगा 3,33,000, ओके। तो डेबिट है आपका 3,33,000 का। और क्रेडिट कितना हुआ है, ये 50 और 30 80 और 20 1 लाख। क्रेडिट तो अभी तक सिर्फ कितने का हुआ है, 1 लाख का ही हुआ है, ओके। सिर्फ इसे 3,35,000 कर देना, ओके। तो 3,35,000 का डेबिट है और 1 लाख का क्रेडिट है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस तो यहां पे 2,35,000 का आ रहा है। तो ये जो 2,35,000 का डिफरेंस आ रहा है तो वो क्रेडिट कम आ रही है आपके डेबिट से। डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो ये जो डिफरेंस है वो आपको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में डालना पड़ता है। और वो किस अकाउंट में डालोगे बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। और कितना, 2,35,000 यहां पे लगा तो लिख दो, हमने ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला। मतलब ये कोई आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, हम लोगों ने कैलकुलेशन करके इसे एज अ बैलेंसिंग फिगर बोल के निकाल लिया है। और कितना निकाला है बताना, 2,35,000 का हम लोगों ने ये सब निकाल के रखा हुआ है। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो यहां पर आप लोग लिख देना बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, ओके। तो ये हो गया आपका यहां पर नरेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एंट्री ऑफ ओपनिंग। अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने गुड्स परचेज करे और गुड्स भी कितने के परचेज करे बच्चों, तो 1,50,000 के गुड्स परचेज किए हैं प्रशांत एंड कंपनी से। और यहां पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है, ठीक है। अब ये बातें तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अब परचेज गुड्स किया तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट यहां पर क्या हो जाता है, डेबिट। और अब परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा बच्चों, तो 1,50,000 उसमें से डिडक्ट कर देना 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला तो मतलब यहां से 15,000 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। और 15,000 डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा कितना बच्चों, तो ये 1,35,000 का फिगर यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो 1,35,000 का आपका ये परचेसेस रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेसेस 1,35,000। अब क्योंकि ये है ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है, इसका हमेशा इफेक्ट लिया जाता है बट इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम इसे एंट्री में कहीं पे भी टच नहीं करेंगे, ओके।
अब क्योंकि जब आपने गुड्स परचेस किए थे प्रशांत एंड कंपनी से, तो आगे पीछे कुछ नहीं दिया कि ये कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, बट जब आपको पार्टी का नाम देता तो हम उसको क्रेडिट परचेस समझते, और जब क्रेडिट होता है ना बच्चों, तो यहां पर पार्टी का नाम जरूर आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टू प्रशांत एंड कंपनी, टू प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1,35,000 आ जाएगा। ओके, और आप यहां ब्रैकेट में लिख दोगे बीइंग परचेज गुड्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप लोगों ने गुड्स परचेज किए और वो भी कैसे, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये हुई आपकी ये वाली एंट्री खत्म। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ओके, मतलब आपने सेल कर दिए गुड्स किसको, अमित शर्मा नाम के बंदे को 70,000 में सेल किया, और 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है यहां पर, और ये सेल किया है काय पे, क्रेडिट पे। ओके, तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी हम किसी को सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो उस बंदे से हमें पैसे आने बाकी होते हैं, और जिससे पैसा आना बाकी होता है हम उसे हमेशा उठा के क्या करते हैं, डेबिट। तो बच्चों ये तो एंट्री 1 अप्रैल की हो गई, तो 1 तारीख डाल दिया। अब 4 को क्या हुआ, हमने अमित शर्मा को सेल किया, तो अमित शर्मा अकाउंट डेबिट, अमित शर्मा अकाउंट डेबिट। अब ये कितने से होगा, तो वैसे तो आप लोगों ने सेल किया है 70,000 के गुड्स, बट वहां था 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 70,000 में से 10% माइनस करो, मतलब 7,000 माइनस करो, तो बचो वो आता कितना है बताना, 63,000 का फिगर। तो अमित शर्मा को डेबिट करना कितने से, 63,000 से, और 2 कर देंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट इसके लिए क्रेडिट हो रहा है बच्चों क्योंकि ये हमारी होती है क्या, इनकम, तो दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। तो अमित शर्मा अकाउंट डेबिट 63,000, टू सेल्स अकाउंट 63,000। ओके, और यहां पे लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन व्हाट, क्रेडिट। ओके, और ये हुई आपकी 4th की एंट्री खत्म। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख एट द रेट 28% GST अमाउंट पेड बाय NEFT। NEFT का मतलब क्या होता है बच्चों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, तो ये हुआ आपका इसका फुल फॉर्म। ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज NEFT। ठीक है, तो बच्चों अब आपने परचेस किए हैं गुड्स, और यहां बोला भी है फॉर कैश, लेकिन अमाउंट पेड बाय NEFT। तो आप लोगों को लगेगा सर कि हमने गुड्स परचेस किए हैं बाय कैश, मतलब हमने कैश में पेमेंट किया होगा, तो फिर आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये भी आ सकता, तो सर यहाँ पे NEFT क्यों बोला है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यहां जब भी कैश लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है नकद। ओके, कैश का मतलब नकद समझो, तो वो जो नकद लेते हैं हम लोग, तो यहां पर आप पेमेंट दोनों वे से कर सकते हो, या तो आप प्योर कैश दे सकते हो, या फिर चेक दे सकते हो, या NEFT से डाल सकते हो, या आप RTGS वगैरह वगैरह किसी से भी डाल सकते हो। बोलने का मतलब है जब भी हम कैश में परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग नकद में परचेस कर रहे हैं। ओके, पेमेंट भले ही हमारा NEFT से हो सकता, RTGS से हो सकता, चेक से हो सकता, या फिर सिंपली कैश से हो सकता है। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब सबसे पहली बात, आपने गुड्स परचेस करे हैं कितने तारीख को, 9 को, तो 9 को हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट।
तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरे ₹2 लाख से। तो इधर हम लोगों ने डाला है ₹2 लाख, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 28% जीएसटी बोला है। तो आपको नहीं लगता कि हम अगर परचेस ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो हमें जीएसटी का एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई हम लोग इस जीएसटी को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग डाल देते हैं इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहां पर हमें दिया गया है 28% जीएसटी का रेट, ठीक है। तो जिसमें 14% रहेगा आपका सीजीएसटी एंड 14% रहेगा आपका एसजीएसटी। तो चलो 2 लाख का निकालना 14%। तो आप सीधे सीधे एक ही काम करना, यहाँ के 2 जीरो उड़ाओ, मतलब ये बचा है 2000 और 2000 को मल्टीप्लाई कर देना आपके 14 के साथ में। ओके, तो दिस विल कम्स टू 28,000 एंड ये भी आएगा कितना, 28,000। ओके, और इतना होने के बाद एक बात मुझे बताओ, यहां पे लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश। ओके, अब लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कैश का मतलब होगा नकद, आपने नकद में परचेज किया है, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो आपने किया है एनईएफटी से, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से। भाई एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, जाता तो बैंक से है, बैंक से पैसा जाएगा तो दैट इज वाई बैंक का बैलेंस कम होगा, और बैंक का बैलेंस कम करने के लिए आप उसको कर देना क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट। और कितना पैसा जाएगा बच्चों, तो 2,56,000 का अमाउंट चला जाएगा। ओके, यहां पे लिख देंगे बी परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स। ओके, और अंडरलाइन कर दे। यहाँ पे आप जीएसटी का रेट भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट नरेशन इज फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, आप जो मर्जी में है वो लिख दो। हाँ, मर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप परचेस ऑफ गुड्स कर रहे हो और लिख रहे हो नरेशन में सेल ऑफ गुड्स, ऐसे चलेगा क्या, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे on of ₹90,000 at the rate 28% जीएसटी। ओके, मतलब आपने गुड्स सेल किए हैं आदित्य रे को, और वो भी किया है 90,000 में, और यहाँ जीएसटी का रेट कितना दिया गया बच्चों, तो 28% जीएसटी का रेट दिया है, ठीक है। अब आगे पीछे आपको कुछ नहीं बोला कि ये कैश में है या क्रेडिट में है, तब देखने का कि क्या पार्टी का नाम दिया है। तो आप बोलेंगे सर पार्टी का नाम तो दिया है, तो अगर पार्टी का नाम दिया है तो इसका मीनिंग ये हुआ दिस इज योर क्रेडिट सेल्स। तो 12 अप्रैल को आप लोग एंट्री क्या मारोगे बच्चों, तो यहां पहले लिख देना 12 अप्रैल। अब जब आप क्रेडिट में किसी को सेल कर रहे हो, इसका मतलब उससे पैसे आने बाकी होते हैं, और जिससे पैसा आना बाकी होता है उसे आप लोग उठा के क्या करते हो, डेबिट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, आदित्य रे अकाउंट डेबिट, आदित्य रे अकाउंट डेबिट, और कितने से, जितने का सेल किया उतने से डेबिट करो, तो 90,000। उसके अलावा मुझे एक बात बताना, हम लोग 90,000 से कर सकते हैं क्या, तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमें यहां पर जीएसटी का भी अमाउंट दे के रखा है एंड दैट इज 28%। मतलब आदित्य रे से हमें सिर्फ 90,000 ही वसूलने नहीं है बच्चों, उसके साथ आपको जीएसटी का भी जो अमाउंट रहेगा वो भी आपको वसूलना पड़ेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग आदित्य रे को सेल कर रहे, तो सेल तो आपकी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। ओके, तो आदित्य रे अकाउंट आपने डेबिट किया, और 2 क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर, सेल्स अकाउंट कर दोगे, और सेल्स कितने का होगा, तो ये 90,000 का हमारा सेल्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहां पर 90,000 को कर दिया है क्रेडिट, ठीक है। तो आदित्य रे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स को कितना क्रेडिट हुआ है, तो 90,000 से हमारा क्रेडिट हो चुका है। ओके, उसके अलावा आपको नहीं लगता कि हमें जीएसटी का अमाउंट पेबल रहेगा,
भले ही हम लोग जब सेल करते हैं तो हमारे पास जीएसटी का एडिशनल अमाउंट आता है, बट ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पेबल होता है। पेबल का मतलब देना बाकी होता है, और जो भी अमाउंट देनी बाकी होती है तो वो तो होती है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें उसे फर्दर क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है। और ये आएगा कितना कितना बचो, तो ये 14% से आ जाएगा, ठीक है। 28% वहां पर रेट दिया है, तो ये हमें 14% से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बचो यहां पर आएगा कितना, तो आप लोग सीधे सीधे एक ही काम कर दो, 900 को मल्टीप्लाई कर देना आपके 14 के साथ में, तो आपको फिगर क्या मिलेगी तो वो आप लोग निकाल के रख लेना, ओके। तो यहां हम लोग करते हैं 900 इंटू 14, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 12,600। दिस विल कम्स टू कितना, 12,600। तो यहां पर मैं लिखूंगा 12,600 और यहां पे भी आएगा कितना, 12,600, ठीक है। और ये इतना होने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये टोटल अमाउंट आपकी कितने की आएगी, 1,15,200 की ये अमाउंट आ जाती है, ओके। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्री। आई होप आपके दिमाग में गया होगा। और ब्रैकेट में लिख देना, बीइंग सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे, सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे, ठीक है। फॉर्मेट जरा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। चल अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। पेड रेंट 5,000 एंड सैलरी 18,000। मतलब आपने रेंट का पेमेंट किया है 5,000 रुपए का और सैलरी का पेमेंट किया है 18,000 का, ओके। तो वैसा देखा जाए बोथ आर योर एक्सपेंडिचर्स, दोनों भी तुम्हारे क्या है, एक्सपेंडिचर्स है, ओके। और अगर तुम्हारे दोनों भी एक्सपेंडिचर्स है तो हमें इन एक्सपेंडिचर्स को उठा के डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। और क्योंकि आप लोगों ने पेमेंट किया है तो आपको कैश आपकी क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो हम लोग 15th की ये एंट्री मारेंगे। एंट्री क्या आएगी बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट कितने से डेबिट होगा, 5,000 से, सैलरी कितने से डेबिट होगा, 18,000 से, और आपके हाथ से जाएगा पैसा तो कैश अकाउंट आप लोग क्रेडिट करोगे, और ये क्रेडिट कितने से होगा, 23,000 से। यहां पे लिख देंगे बीइंग expenses paid, being expenses paid, okay। अब 17 तारीख को बच्चों हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट ₹12,000, ओके। अब एक बात आप समझ के चलना, ये रेंट तो पे जरूर किया है, बट ये प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे किया है। और जैसे कि मैंने आपको एकदम स्टार्ट में बताया था, देयर इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओके। और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, इट सेज दैट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन। और हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ना बॉस, तो हम लोग अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की करते हैं, ना कि बिजनेसमैन की, ओके। तो अगर आप प्रोप्राइटर के हाउस का रेंट पे कर रहे हो तो याद रखना बच्चों, यहां पे आप करने क्या वाले हो, आप लोग ड्रॉविंग को डेबिट करोगे, क्योंकि ये एज गुड एज पर्सनल एक्सपेंडिचर जैसा ही हुआ। दिस इज द पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ योर प्रोप्राइटर। तो दैट इज वाई हम यहां पे क्या करेंगे, 17th को ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं पे भी अगर प्रोप्राइटर्स का पर्सनल एक्सपेंडिचर दिख जाए, आंख मूछ के ड्रॉविंग को डेबिट कर देना। और कितने से डेबिट करेंगे, 12,000 से।
उसके बाद पेमेंट किया है आपने, तो आपके पास से जाएगा पैसा, तो आप कैश अकाउंट को जरूर जरूर क्रेडिट कर देंगे। और कितने से क्रेडिट होगा ये? 12,000 से। ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग पेमेंट फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट। ओके, तो इसका हमने यहां पर पेमेंट कर दिया है। तो दिस इज 17th का ट्रांजैक्शन और उसकी एंट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 20th को क्या हुआ? सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th April at 20% प्रॉफिट एंड 28% GST। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये आपको आराम से समझ के लेना पड़ेगा। बोला क्या गया है? सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th April, मतलब जो आपने 9th of April को गुड्स परचेज किए थे, तो उसमें के हाफ गुड्स आपने सेल कर दिए, आधे गुड्स आपने सेल कर दिए। और वो भी कैसे सेल किए? 20% प्रॉफिट पे आपने सेल किए। मुझे एक बात बताओ, आपने 9th April को कौन से गुड्स परचेज किए थे? तो देखो ये 9th April, और हमने कितने गुड्स परचेज किए थे? 2 लाख के गुड्स हम लोगों ने परचेज किए थे। ओके, अब 2 लाख में से हाफ ऑफ द गुड्स आपने सेल किया, मतलब आप लोगों ने 2 लाख में से हाफ बोले तो ₹1 लाख के गुड्स आप लोगों ने सेल कर दिए। ओके, लेकिन ये हाफ ऑफ द गुड्स आपने 20% प्रॉफिट पे बेचे। ओके, मतलब हमने अगर 1 लाख में परचेस किया होगा हाफ ऑफ द गुड्स, तो इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ दो। 20% प्रॉफिट मतलब कितना होगा? तो आप क्या करना बच्चों, देखो 10,000 बोला तो 10% होगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो फिर आपको सीधे 20% की अमाउंट मिलेगी, मतलब कितना होगा? 20,000। ओके, तो मतलब जो आपने 9th April को गुड्स परचेस किए थे फॉर ₹2 लाख, उसमें से हाफ ऑफ द गुड्स आप लोगों ने सेल कर दिए। ठीक है, और हाफ गुड्स बोले तो कितने के हो गए? 1 लाख रुपीस के, और इसे हमने 20% के प्रॉफिट में बेचा। अब 1 लाख का 20% इज कमिंग टू 20,000, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगी कितनी? 1,20,000 रुपए। तो हम लोगों ने सेलिंग कितने में की है बच्चों? 1,20,000 में हम लोगों ने सेलिंग कर डाली है। ठीक है, तो अब सेल हुआ है 1,20,000 का, और यहां पे भी आप लोगों को 28% GST लगेगा। तो आप क्या करोगे बच्चों? 1,20,000 पे 14% CGST और 14% SGST रहेगा। ओके, तो 1,20,000 का 14% आपको लेना पड़ेगा। तो आप क्या करना, 1200 बोले तो 1% और मल्टीप्लाई बाय कर देना उसको 14 के साथ में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 1200 इंटू करते 14। ठीक है, तो 0 0 14 2 जा 28 का 8, यहाँ पे आए 2, 14 1 जा 14 और 2 16, 16,800। ओके, तो ये 16,800, ये भी 16,800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35,600 GST का अमाउंट। ओके, सॉरी 33,600 आपका GST का अमाउंट होगा, तो ये टोटल हो जाता है 153,600। टोटल कितना हो जाएगा? 153,600। ओके, अब इतने का आप लोगों ने सेलिंग किया है, और ये सेलिंग हमने यहाँ पे किया किसको बताना? किसी पार्टी का नाम तो दिया नहीं गया, और जब पार्टी का नाम नहीं देता इसका मतलब आपने कैश में बेचा होगा। तो हमारे पास 153,600 की कैश आई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 20th को कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 153,600 से। उसके बाद 2 करेंगे यहां पर सेल्स, और सेल्स कितने से करेंगे? 1,20,000 से। ओके,
देखो आपने 2 लाख के हाफ ऑफ द गुड्स सेल करे, मतलब 1 लाख के गुड्स सेल करे, बट वो 20% के प्रॉफिट पे बेचे, तो मतलब 20,000 जोड़ के आपने बेचा, दैट इज 1,20,000 पे आपने सेल किया। अब जीएसटी भी आपको पेबल आएगा, तो यहां पे आप लोग लिखोगे आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। ओके, तो मुझे एक बात बताना, 16,800 एंड 16,800 ऐसे आपके यहां पर कितने फिगर्स आए बताना? 2 फिगर्स आ चुके हैं। ओके, तो ये हुई आपकी यहां की एंट्री खत्म। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहां पे लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग जरा और आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर वेजेस 1500, मतलब आपने वेजेस के लिए पेमेंट किया है, और कितना वेजेस पे किया है आपने? 1500 का वेजेस पे कर दिया। वेजेस फैक्ट्री वर्कर्स को दिए जाने वाली सैलरी को बोला जाता है, एंड मैंने जैसे आपको बताया इट इज योर एक्सपेंडिचर। तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दैट इज वाई वेजेस को आप लोग उठा के करने वाले हो डेबिट। तो यहां पर 25 तारीख को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो 25 को वेजेस अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट। ओके, और वेजेस डेबिट कितने से होगा? 1500 से। वेजेस डेबिट कितने से हो जाएगा? 1500 से। उसके बाद क्योंकि आपने पे भी किया है, तो आप लोगों का यहां से जाएगा क्या? कैश, कैश अकाउंट चला जाएगा। ओके, और कैश कितने की जाएगी बच्चों? तो भाई 1500 की हमारी यहां से चला जाएंगी कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हुई हमारी एंट्री। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे बीइंग पेमेंट फॉर वेजेस, बीइंग पेमेंट फॉर वेजेस। ठीक है, उसके बाद वापस से 25 को ही और एक ट्रांजैक्शन हुआ है। परचेज्ड फर्नीचर 1,80,000, 12% है जीएसटी का, और अमाउंट पे करी गई है आरटीजीएस से। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब देखो एक ही बात होती है बच्चों, जब आपको बड़ी अमाउंट्स पे करनी है तो आप आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, इनके थ्रू कर सकते हो। बट एट लास्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूं, तो भाई इससे आपका बैंक का ही बैलेंस कम होने वाला है और बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है 1,80,000 का, और वहां पे जीएसटी पड़ा है 12% का। अब क्योंकि यहाँ परचेस ऑफ गुड्स नहीं है, तो आप परचेस अकाउंट यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर असेट है और वो हमारे बिजनेस में आ रही है, तो उसे डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,80,000। उसके बाद 12% यहां पे जीएसटी भी है। अब देखो जब फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो आपको एडिशनली जीएसटी का भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक आपका एक्स्ट्रा का खर्चा हो गया। तो आप यहां पे क्या करोगे? इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, अब ये आएगा कितना? देखो भाई 12% जीएसटी बोला, तो इसका मतलब 6% होगा सी जीएसटी, 6% होगा एस जीएसटी। ओके, तो आप लोग अब यहां पे आप कंप्यूट कर सकते हो कि ये आएगा कितना। तो देखो भाई सीधी सी बात है, 1800 अगर लोगे तो ये होगा 1%, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 008 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, 6 1 6, और ये 4 आ जाएगा तो 10,800। ओके, तो यहाँ 10,800 एंड यहाँ पे 10,800। ठीक है, और ये सारा पैसा आपने पे किया है थ्रू आरटीजीएस। ओके, तो इसका मतलब साफ हो गया कि भाई आप लोगों का बैंक बैलेंस होने जा रहा है कम,
तो हम लोग करेंगे टू बैंक, और टू बैंक कितना करेंगे पूरा, ये 1,80,000 और ये 21,600, दैट इज 2,01,600, इतने से हम लोग इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों यहां तक का पार्ट खत्म। यहां पे नरेशन लिख दो, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर व्हाट परचेस्ड, तो ये हुई यहां तक की एंट्री खत्म। ठीक है, उसके बाद 28 को क्या हुआ, सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर ₹12,000, मतलब आपने पुराना फर्नीचर बेचा, कितने का, 20,000 का बेचा, और कितने में बेचा, 12,000 में बेचा। ठीक है, तो एक बात तो साफ है, वो पुराना फर्नीचर था कितने रुपए का, 20,000 का, आपने बेचा कितने में, 12,000 में, तो सीधी सीधी सी बात है, आपने बेवकूफी की, 8,000 के लॉस पे आपने क्या कर दिया, ये ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है ना बच्चों, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात, आपको पैसा मिला होगा तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। देखो भाई, फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो हमारे पास में पैसा आया होगा, तो पैसा आया होगा तो इसके लिए हम लोग उसे क्या करेंगे बताना, डेबिट कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया है बच्चों, कैश को पूरा पूरा डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हुई हमारी, डेबिट। उसके बाद और एक एक बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों, हम लोगों को फर्नीचर से लॉस हुआ है, फर्नीचर को बेच के लॉस हुआ है, तो वो जो लॉस है ना, तो लॉस आपका नॉमिनल अकाउंट होता, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, इसे आप लोग डेबिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा। पैसा मेरे पास बेच के कितना आएगा, 12,000, तो मैंने 12,000 यहाँ पे डेबिट कर दिया। और जो लॉस हो रहा है बच्चों, तो वो लॉस कितना हो रहा है, देखो भाई 20,000 का फर्नीचर, उसको बेचा 12,000 में, तो लॉस हुआ 8,000 का। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 से, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट होगा कितने से, 8,000 से। और हमारे पास से फर्नीचर जाएगा, और फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर इज योर रियल अकाउंट, और रियल का रूल क्या बताना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अगर बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्या कर देना, क्रेडिट। तो फिर अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पे करोगे टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, और ये जाएगा कितने से बच्चों, 20,000 से। ठीक है, एंट्री है, काफी है, ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, 28 की आपकी ये एंट्री हो चुकी है। यहां नरेशन लिख देना, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में क्या है, ये 28 की एंट्री आपकी हो चुकी है। तो बच्चों एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है, एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है, आप बोलेंगे सर एक टाइम को हमें क्वेश्चन आया था जहां पे लिखा था कि हमने कुछ गुड्स सेल किए लॉस पे, ओके, तो तब हमने ये लॉस को बुक नहीं किया था। तो मेरी बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब आप गुड्स सेल कर रहे हो ना, तो ये लॉस बुक करने की आपको जरूरत नहीं होती है, ओके। लेकिन आप जब कोई असेट वगैरह ऐसा बेचते हो तो तब आपको यहां पर लॉस जरूर बुक करना पड़ता है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ओके। जब आप गुड्स सेल कर रहे हो लॉस पे, तो आप उस लॉस को अलग से रिकॉर्ड मत करो, लेकिन जब कोई असेट वगैरह बेचोगे तब आपको वो लॉस डेफिनेटली अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 28 का काम तमाम। 30th को क्या हुआ, सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹10,000 फॉर 15,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ओके। तो शेयर्स मैंने आपको पहले भी बोला, किसी कंपनी के आप शेयर्स परचेस कर रहे हो तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ओके। तो
आपने 10,000 के शेयर्स 15,000 में बेचे, तो बच्चों अब आप होशियार बन गए। कैसे होशियार बने? अरे भाई 10 का शेयर 10,000 का शेयर 15,000 में बेच रहे हो तो होशियारी का काम कर रहे हो, मुनाफा अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो मुझे एक सीधी सी बात बताओ, शेयर जब बेचेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? पैसा। और पैसा किस फॉर्म में आ रहा है? चेक के फॉर्म में। तो चेक मिल रहा है, इसका मतलब हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बैंक में पैसा जाएगा। तो बैंक को हम डेबिट कितने से करेंगे बच्चों? जितने का पैसा मिला। तो हमें 15,000 की अमाउंट मिलेगी, तो दैट इज वाई हम लोग 15,000 को यहां करने क्या वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 15,000 रुपए से। और हम लोगों ने शेयर बेचे हैं, और कितने के शेयर बेचे? 10,000 के शेयर्स बेचे। देखो भाई, शेयर्स बोले तो अपनी इन्वेस्टमेंट हो जाती, और इन्वेस्टमेंट होती है असेट। तो अगर आप शेयर परचेस कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन जब आप सेल करोगे ना तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है मतलब आपकी असेट भी कम हो रही है। और हमेशा याद रखो, जब आपको असेट को डिक्रीज करना है तो उसे आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली अब हम सेल कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? जितने की वैल्यू थी। तो ये वैल्यू क्या थी बताना? 10,000। तो हम 10,000 से इसे क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से, क्योंकि हमें पैसा तो 15,000 का मिला, और इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ 10,000 की थी, तो इसके लिए हमने उसे क्रेडिट भी कितने से किया? 10,000 से किया। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में नहीं रहेगी, इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस से जाएगी, तो जाने के लिए उसे हमने कर दिया क्रेडिट। ओके, और बच्चों यहां पे आपको प्रॉफिट भी तो हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5,000 का, क्योंकि 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 15,000 में सेल करी, तो आपको यहाँ 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? उस प्रॉफिट को यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, और ये होगा कितने से? 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली ये एंट्री हमारी पास होती है, being shares sold, being shares sold। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कितना आएगा? 5,000 का। ओके, तो इन्वेस्टमेंट जारी है 10,000 की, तो उसे क्रेडिट कर दिया, और हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 5,000 का, तो इसके लिए हमने 5,000 को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये बात गई होगी। ठीक है, थैंक यू।